सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम 9वीं कक्षा का जो 12वां पाठ है, अंतिम पाठ वाङ्मनः प्राण स्वरूपम, उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। हिंदी अनुवाद हम पहले कर चुके हैं, तो आप वो वीडियो देख करके हिंदी पढ़ सकते हैं। और पाठ को आप ध्यान से पढ़िए, केवल उत्तर मत लिखिए, नहीं तो आपको फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी। आप क्या करते हैं, देखते हैं वीडियो और सीधा प्रश्न का उत्तर उतार लेते हैं, वो जो है वो ठीक नहीं है, आपको दिक्कत हो जाएगी। तो अभी हम प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत है। एक पद में आपको उत्तर लिखना है प्रश्न का, यानी कि एक शब्द में पद होता है शब्द। पहला प्रश्न है, अन्नस्य कीदृश भागः मनः। अन्न का कौन सा भाग जो होता है वो मन होता है? तो इसका उत्तर होगा अनिष्ट है। अनिष्ट का अर्थ है कि जो सबसे सूक्ष्म है, सूक्ष्म मतलब सबसे छोटा, यानी कि अनाज का जो सबसे छोटा भाग होता है वही मन होता है। ठीक है, पाठ में बहुत अच्छे से समझाया गया है कि मन कैसे होता है। यानी कहते हैं ना कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो अनाज जैसा आप खाते हो वही वैसा ही मन हो जाता है, और सारा का सारा अनाज थोड़े ही मन में जाता है। जो सबसे सूक्ष्म पार्ट होता है, जो बहुत ही शरीर के लिए जरूरी होता है, वही जाता है। आगे, मध्य मानस्य दधनः अनिष्टः भागः किम भवति। मध्य मानस्य मथते हुए दधन दही का अनिष्टः भाग है, सबसे सूक्ष्म भाग किम भवति क्या होता है? यानी कि जो दही आप मथते हैं, बिलोते हैं, उसका सबसे सूक्ष्म भाग क्या होता है? उसका सबसे सूक्ष्म भाग होता है घी। तो इसका उत्तर होगा सर्पी ही। सर्पी मतलब घी। मनः कीदृशम भवति। मन कैसा होता है? तो मन होता है अन्नमयम, अनाज से युक्त होता है, अन्नमयम होता है। पहले प्रश्न में बताया था ना कि अन्न का कौन सा भाग मन होता है, तो अन्न का सबसे सूक्ष्म भाग मन होता है। और मन कैसा होता है? मन अन्नमयम होता है। अगला है, तेजोमयी का भवति। तेज से युक्त कौन होती है? यानी कि जिसमें बहुत ज्यादा तेज होता है वो कौन होती है? वो होती है वाणी। तो उत्तर होगा वाक। आगे है, पाठेस्मिन आरुणि ही कम उपदिशति। इस पाठ में आरुणि किसको उपदेश देता है? आरुणि जो है एक गुरु का नाम है, और आरुणि अपने शिष्य को उपदेश देता है। शिष्य का नाम है श्वेत केतु। तो उत्तर होगा श्वेत केतुम। अगला प्रश्न है, वत्स चिरंजीव इति कह वदति। कि बेटा लंबी आयु वाले हो, ऐसा कौन बोलता है? तो ऐसा आरुणि कहते हैं, क्योंकि आरुणि गुरु है और श्वेत केतु शिष्य है, तो आरुणि कहते हैं। अगला प्रश्न, अयम पाठ है कस्मात उपनिषद संगृहीता। ये जो पाठ है वो कौन सी उपनिषद से लिया गया है? तो ये पाठ जो है वो छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। छांदोग्य उपनिषद जो है वो हमारा एक ग्रंथ है। हमारी जो संहिताएं हैं, वेद हैं, वेदांग है, उपनिषद है, उनका ही एक पाठ है छांदोग्य उपनिषद, एक ग्रंथ का नाम है, उससे ये पाठ लिया गया है। अगला प्रश्न है, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखित है। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। पहला प्रश्न है, श्वेत केतु सर्वप्रथमम आरुणिम कस्य स्वरूपस्य विषये पृच्छति। जो अश्वेत केतु है वो सबसे पहले आरुणि को किसके स्वरूप के बारे में पूछता है? तो यानी कि श्वेत केतु का पहला प्रश्न क्या था, यानी किसके बारे में पूछता है? तो श्वेत केतु जो था वो मन के स्वरूप के बारे में पहला प्रश्न पूछता है। तो आप क्या कहेंगे? कस्य जो है, कस्य आपका प्रश्नवाचक शब्द है, उसकी जगह पे लिखिए मनस है, यानी कि मन के। और पूरी लाइन यूं की यूं, उत्तर होगा श्वेत केतु सर्वप्रथमम आरुणि मनसः स्वरूपस्य विषये पृच्छति। अगला प्रश्न, आरुणि ही प्राण स्वरूपम कथम निरूपयति। आरुणि जो है वो प्राण के स्वरूप को कैसे निरूपित करता है? निरूपित करता मतलब बताना, एक तरह से वर्णन करना। तो आरुणि जो है वो प्राण का स्वरूप कैसा बताता है, कि प्राण जो है वो कैसा है? तो इसका उत्तर है, आरुणि ही प्राण स्वरूपम निरूपयति। आरुणि प्राण का स्वरूप बताता है, डैश, फिर कोमा शुरू हो गया है। पीतानाम अपाम यो अनिष्टः स प्राणः इति। कि पीतानाम पिए हुए, अपाम जलों का, यो अनिष्ट जो सबसे सूक्ष्म भाग है, सह प्राणः वह प्राण है। कि जो आप पानी पीते हैं उसका सबसे सूक्ष्म भाग जो हमारे शरीर में रहता है, जो हमारे मन में जाके लगता है, वो होता है प्राण। ठीक है। अगला प्रश्न है, मानवानाम चेतांसी कीदृशानि भवन्ति। मनुष्य के जो चेतांसी यानी कि हृदय जो होते हैं वो कैसे होते हैं? तो मनुष्य का हृदय कैसा होता है? जैसा वो अनाज खाता है वैसा ही उसका हृदय
हो जाता है। तो इसका उत्तर होगा मानवाः यादृशम अन्नादिकम गृह्णन्ति तेषां चेतांसि तादृशानि एव भवन्ति, कि मनुष्य जैसा अनाज का ग्रहण करते हैं, खाते हैं, उनका हृदय वैसा ही होता है। अगला प्रश्न है सर्पिः किम भवति, घी क्या होता है। तो घी क्या होता है कि जब हम दही को बिलोते हैं तो उसके ऊपर जो तैरता है वो होता है घी, यानी कि वो दही का सबसे सूक्ष्म पार्ट है जो निकल करके ऊपर आ जाता है। तो इसका उत्तर होगा मध्यमानस्य दध्नः यो अणिमा स ऊर्ध्वः समुदिशति, जो ऊपर तैरता है तत्सर्पिः भवति, वह घी होता है। अगला प्रश्न आरुणेः मतानुसारम मनः कीदृशं भवति, आरुणि के मत के अनुसार मन कैसा होता है। तो मन कैसा होता है, मन अन्नमय होता है। ठीक है, कहते हैं ना कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, तो मन होता है वो अन्नमयम होता है। कीदृशम की जगह पे आप लिखेंगे अन्नमयम, पूरी लाइन यूं की यूं, आरुणेः मतानुसारम मनः अन्नमयम भवति। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपको अस्तंभस्य पदानि बस्तंभेन दत्तै पदै सह यथा योग्यम योजयत, कि अस्तंभ में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको आपको ब स्तंभ वाले में जोड़ना है। तो अस्तंभ में जो दिया गया है ब स्तंभ में उनके बारे में ही वर्णन है। तो पहला शब्द है मन है, तो आपको बताना है कि मन कैसा होता है। तो मन कैसा होता है, मन अन्नमय होता है। हमने 3-4 बार ये प्रश्न इसी पाठ में कर लिया है और इसके सामने भी अन्नमयम ही लिखा है, तो आप मनः का मिलान करेंगे अन्नमयम के साथ। अगला है प्राण है, तो प्राण कैसा होता है, प्राण जो होता है वो कहते हैं ना कि जो पानी का सबसे सूक्ष्म भाग है वो प्राण होता है। तो प्राण जो होता है वो आपोमय होता है, क्योंकि आपोमय यहाँ पे लिखा है। आप का अर्थ होता है पानी, आपका अर्थ होता है पानी, यानी कि जो पानी मय है, मय का अर्थ होता है युक्त होना, किसी चीज से युक्त होना, वो होता है मय, यानी कि उस चीज का उसके साथ होना। ठीक है, तो प्राण कैसा होता है, प्राण आपोमय है होता है। फिर अगला है वाक, वाक यानी कि वाणी कैसी होती है, तो वाणी जो होती है वो तेजोमयी होती है। ये सारे प्रश्न पहले आ चुके हैं, तो वाक का अब मिलान करेंगे तेजोमयी के साथ। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको क्या करना है, अधोलिखितानाम पदानाम विलोम पदम पाठात चित्वा लिखत, कि नीचे लिखे हुए कुछ पद हैं, शब्द हैं, उनके विलोम आपको पाठ से चुन करके लिखने हैं। पहला शब्द है आपका गरिष्ठ है, मैं आपका साथ की साथ अर्थ बता करके विलोम बता देती हूँ। गरिष्ठ है यानी कि बड़ा, एक तरह से जो बहुत बड़ा होता है, और इसका विलोम है अनिष्ठ है यानी कि सूक्ष्म, सबसे छोटा। अगला है अध, अध यानी कि नीचे, इसका विलोम होगा ऊर्ध्वम यानी कि ऊपर। फिर है एक बारम यानी कि एक बार, इसका है विलोम भूयः यानी कि बार बार। फिर है अनवधितम, अनवधितम का अर्थ होता है जिसको पढ़ा नहीं है, और फिर इसका विलोम है अवधितम यानी कि जो पढ़ा हुआ है। अगला है किंचत, किंचत यानी कि कुछ, इसका विलोम है सर्वम, सर्वम यानी कि सब कुछ। अगला प्रश्न देखते हैं, उदाहरणम अनुसृत्य निम्नलिखितेषु क्रियापदेषु तुमुन प्रत्ययम योजयित्वा पद निर्माणम कुरुत। नीचे कुछ पद दिए गए हैं, उनमें आपको धातु दी गई है, क्रिया दी गई। क्रिया क्या होता है, जो काम होता है, और संस्कृत में क्रिया होती है धातु, धातु से बनती है क्रिया। तो उसमें आपको क्या करना है, तुमुन प्रत्यय जोड़ना है। आप एक बात याद रखिए, तुमुन जब भी आप जोड़ेंगे उसका जुड़ता है तुम। ठीक है, तुमुन का हमेशा तुम जुड़ता है, जुड़ेगा तुम, और आपको पूछे कौन सा प्रत्यय है तो आप बोलेंगे तुमुन। और कभी कभी जो तुम होता है तय को टै भी हो जाता है, उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन होता है षटकोण वाला श, अगर वहां पे आया हुआ हो तो लगभग इसी के साथ आपका जो तय है वो तय हो जाता है। यथा जैसे कि उदाहरण आपको पहला दिया गया है प्रच्छ प्लस तुमुन, और इसका बनाया है प्रष्टुम। आप यहाँ पे देखिए, जो तुमुन का तुम जुड़ना था उसको तुम बनाया है, यानी कि तय को तय बना दिया है। तो ये किस वजह से हुआ, ये इस वजह से हुआ कि प्रच्छ के बाद जो तय था उस तय की वजह से चय तो चला ही गया, और छह को हो गया श, प्रश बन गया, और उस षटकोण वाले श की वजह से तुम को तुम हो गया। अगला प्रश्न है श्रु प्लस तुमुन, तुमुन का तुम जोड़ेंगे तो शब्द बना श्रोतुम। तुम तो जोड़ना ही था, श्रु के जो ऊ था उसको ओ हो गया, श्रो बन गया। ठीक है, आगे है वंद प्लस तुमुन, वंद प्लस तुमुन का बनेगा वंदितुम। वंद यूं का यूं जोड़ेंगे, तुमुन का तुम जोड़ा, और कुछ धातु ऐसी होती है कि उनमें ई की मात्रा लग जाती है तो शब्द बना वंदितुम। फिर आगे पट प्लस तुमुन, तो आपका तुमुन तुम जोड़ना है, पठ यूं का यूं है, तुम जोड़ेंगे आपका बना पठ तुम।
और वैसे इसमें भी ई की मात्रा लग जाएगी तो शब्द बनेगा पठितुम। अब ई की मात्रा क्यों लगती है, कैसे लगती है, वो एक लंबा प्रोसेस है, आप उसमें मत जाइएगा, बस आप ये ध्यान रखिए कहाँ लग रहा है कहाँ नहीं लग रहा है। बार बार आप पढ़ते तो शब्दों की पहचान वैसे भी हो जाती है, तो दिक्कत नहीं होती है। अगला है क्री प्लस तुमुन। तुम आपको जोड़ना है, क्री का बनाइए कर, जो री होगा उसको अर हो जाएगा, तो रे अर जब होगा तो रे आधा होगा, और आधा रे कभी भी नीचे नहीं रहता, वो ऊपर चला जाता है, तो शब्द बन गया कर तुम। फिर है वी प्लस ज्ञा प्लस तुमुन। वी यूं का यूं जोड़िए, ज्ञा यूं का यूं, और तुमुन का तुम, विज्ञातुम शब्द बन गया। फिर आगे है वी प्लस आ प्लस ख्या प्लस तुमुन। तुम जोड़ना है, ख्या यूं का यूं जुड़ेगा, तुम जुड़ेगा, और शुरू में है वी प्लस आ, तो यहां पे जो है वो यण संधि हो रही है कि वी में जो ई है, ई के बाद आ आया, ठीक है, ई के बाद आ आया तो उस ई को ये हो गया, यहां पे आपकी संधि हो रही है। तो आपको अगर संधि के नियम वगैरह कुछ आते हैं तो भी आपके लिए प्रत्यय जोड़ना आसान हो जाता है, क्योंकि एक पाठ के अंदर बहुत सारे नियम एक साथ कराना आसान नहीं होता है। तो आप उसके लिए आप हमारी संधि की जो वीडियो है वो देख सकते हैं, जहां आपको डाउट है प्रत्यय की वीडियो है, प्रत्यय की वीडियो आप देख सकते हैं, तो आपको फिर दिक्कत नहीं होगी। तो फिर क्या हुआ, वी प्लस आ था, तो ई के बाद जब आ आया तो इस ई को हो गया यह, और जैसे ही वह में से ई की मात्रा निकली तो वह आधा रह जाएगा, तो यहाँ पे वह आधा है, फिर यह बना, ई की जगह पे यह बन गया, और यह पे आ की मात्रा अलग करके शब्द बनेगा व्याख्यातुम। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको जैसा निर्देश दिया गया है वैसे रिक्त स्थान पूरे करने हैं। पहला है अहम किंचित प्रष्टुम, फिर है रिक्त स्थान, मैं कुछ पूछना, फिर है रिक्त स्थान, और फिर कोष्टक में लिखा है इच्छ लट लकारे, यानी कि इच्छ धातु को आपको लट लकार में यहां लिखना है, ठीक है। तो लट लकार आपको पता होना चाहिए कि पढ़ती पढ़ता पढ़ंती ऐसे चलता है, तो इच्छ का लट लकार चलेगा इच्छति इच्छतः इच्छन्ति, इच्छसि इच्छतः इच्छत, इच्छामि इच्छावह इच्छामः। अब यहाँ पे जो है वो इच्छामि आएगा, उसका कारण क्या है, ये जो करता है यहाँ पे अहम, अहम की वजह से इच्छामि आएगा। आपको वाक्य जो है वो अलग से वीडियो में अच्छे से बना के दिखाए जाएंगे, तो आपको वहां भी समझ में आ जाएगा। और वैसे भी जो इच्छामि अहम जो है ना, सह तौते तमम युवाम यूयम अहम अवम वयम, जो अहम है वो उत्तम पुरुष का एक वचन है, और इच्छामि जो है वो भी उत्तम पुरुष का एक वचन है, इसलिए वो दोनों साथ में लगेंगे, आमी वाला लगेगा इसमें, ठीक है, इच्छामि। अगला है मनः अन्मयम, भू का लट लकार, तो इसका होगा भवती, कि मन अनमय होता है, भवती, प्रथम पुरुष का एक वचन ही बनाना है। आगे है सावधानम, फिर है रिक्त स्थान, शुरू का लोट लकार बनाना है, तो इसका बनेगा श्रृणु, कि सावधान पूर्वक, सावधानी से श्रृणु सुनो, सावधानी से सुनो। आगे है तेजस्विनौ अधितम, फिर है रिक्त स्थान, अस लोट लकारे, लोट लकार के रूप कैसे चलते हैं, पढ़तु पढ़तम पठंतु, पठ पढ़तम पठत, इस तरह से चलता है। तो यहाँ पे होगा अस्तु, अस्तु स्ताम संतु, ठीक है, तो अस्तु यहाँ पे आएगा। फिर श्वेत केतु आरुणे है शिष्य, रिक्त स्थान, अस धातु का लंग लकार लगाना है यहाँ पे, तो अस धातु का लंग लकार होगा आसीत। आगे उदाहरणम अनुसृत्य वाक्यानि रचयत, कि जैसे उदाहरण दिए गए हैं वैसे वाक्य बनाने हैं। आपको पूरा रिक्त स्थान दिया गया है हर वाक्य में, और एक शब्द लिख दिया है, उस शब्द को इस्तेमाल करके आपको वाक्य बनाना है। यह था जैसे कि उदाहरण यहाँ पे दिया है, अहम स्वदेशम सेवितुम इच्छामि, यानी कि इसका अर्थ है मैं अपने देश की सेवा करना चाहता हूं। तो अगला जो क है उसमें आपको शब्द दिया है, रिक्त स्थान है, फिर है उपदिशामि, उपदिशामि का अर्थ है उपदेश देता हूं, तो हमने वाक्य बनाया है अहम छात्रान उपदिशामि, मैं छात्रों को उपदेश देता हूं। देखिए हमने जो पहला प्रश्न किया था, पांचवा प्रश्न हमने किया इससे पहले, उसमें हमने पहला ही जो रिक्त स्थान भरा था उसमें मैंने बोला कि अहम के साथ इच्छामि आया, यानी कि आमी, इच्छामि, आमी लगा है लास्ट में। तो और इसमें देखिए आप यहाँ पे भी क्या किया गया है, जो ये पांचवे का आ पाठ था इसमें भी क्या किया गया है, सब में आमी लगा, उपदिशामि। सेकंड रिक्त स्थान देखिए प्रणमामि, थर्ड में देखिए ग में आज्ञापयामि, फिर पृच्छामि, फिर अवगच्छामि, ये सारे आपको दिए गए हैं। तो आमी के साथ हमेशा अहम लगता है, तो आप अहम का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाएंगे। हमने बनाया अहम छात्रान उपदिशामि, मैं छात्रों को उपदेश देता हूं। आगे है रिक्त स्थान प्रणमामि, प्रणमामि का अर्थ है प्रणाम करता हूं, तो इसमें रिक्त स्थान हमने बनाया, अहम तो लगाना ही है, अहम मैं गुरुवे, गुरु को प्रणाम करता हूं,
ठीक है, प्रणाम जब भी करते हैं तो उसमें चतुर्थी लगती है, इसलिए गुरु शब्द में चतुर्थी लगा दी, गुरवे बनती है। फिर रिक्त स्थान आज्ञापयामी, आज्ञापयामी यानी कि आज्ञा देता हूं, ऑर्डर देता हूं, तो इसमें क्या होगा, आज्ञा, ऑर्डर नहीं आज्ञा, तो इसमें होगा अहम त्वाम इदम कार्यम कर्तुम आज्ञापयामी। अहम मैं त्वाम तुमको, इदम कार्यम यह कार्य कर्तुम करने के लिए, आज्ञापयामी आज्ञा देता हूं, मैं तुम्हें ये कार्य करने के लिए आज्ञा देता हूं। अगला है रिक्त स्थान पृच्छामि, पृच्छामि का अर्थ होता है पूछता हूं, तो अहम प्रश्नम पृच्छामि, मैं प्रश्न पूछता हूं। फिर रिक्त स्थान अवगच्छामि, अवगच्छामि का अर्थ क्या होता है, जानता हूं, ठीक है, तो इसका हमने बनाया अहम प्रश्नस्य उत्तरम अवगच्छामि, मैं प्रश्न का उत्तर जानता हूं। फिर आगे आपको क्या करना है, संधिम कुरुता, संधि करनी है छठे प्रश्न में, तो आपको हर एक में संधि करनी है, विच्छेद कहीं भी नहीं करना है। पहला है अशितस्य प्लस अन्नस्य, यहाँ पे दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि कैसे है कि जहां पे एक जैसे वर्ण दोनों तरफ हों, प्लस के पहले भी प्लस के बाद भी, प्लस के पहले होता है पूर्व पद और प्लस के बाद होता है उत्तर पद। मैं बार बार पूर्व पद उत्तर पद नहीं बोलूंगी, मैं केवल यही बोलूंगी प्लस के पहले और प्लस के बाद। तो प्लस के पहले है य और य में है अ, तो हो गया प्लस के पहले ए प्लस ए, अन्नस्य का ए हो गया ना प्लस के बाद, तो ए प्लस ए को जब भी जोड़ते तो आ होता है दीर्घ संधि में। आप संधि की वीडियो देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसका शब्द बन गया अशितस्य अन्नस्य। आगे है इति प्लस अपि प्लस अवधार्यम, यहाँ पे जो है वो तीन संधि एक तरह से हो रही है, संधि भी नहीं है एक, बाद में तो वर्ण संयोजन ही हो रहा है। तो पहला है इति प्लस अपि को करिए सबसे पहले, तो आप देखेंगे प्लस के पहले है तय पे ई की मात्रा और प्लस के बाद है ए। जब भी ई के बाद ए आता है, हमने इसी पार्ट में पहले भी बताया है, ई के बाद जब भी ए आता है तो ई को हो जाता है ये, और तय पे से ई की मात्रा हटी तो तय रह गया आधा, तो हमारा बना ई, फिर उसके बाद आधा तय, फिर ये, और ये भी कैसा है, आधा है, ठीक है, और आधे ए में अपी का ए मिल जाएगा तो यह पूरा हो जाएगा, तो आपका शब्द बन गया इत्य। अब अपी का ए मिल चुका है, बच गया पी, नंबर से बनाइए सारे शब्दों को, बच गया पी। वैसे ही करना है आपको, पै पे से ई की मात्रा का यह बनाइए, पै फिर आधा रह गया और यह भी आधा होगा और उस यह में आपका जो ए है वो मिल जाएगा, तो शब्द बनेगा इत्याप्यवधार्यम, यानी कि इस पूरे शब्द में यण संधि है 2 बार आई है। अगला शब्द है का प्लस ईयम, तो यहां पे आप देखेंगे कि आ के बाद ई है, जब भी ए या आ के बाद ई आता है, ई या ई, तो उसको ए की मात्रा हो जाती है। कै का आ और ई मिलकर के दोनों बन गए ए, तो कै पे ए की मात्रा लगाइए और बाद में लास्ट में बचता है यम, क्योंकि ई तो ए बन चुकी है, तो शब्द बन गया के यम। आगे है नौ प्लस अधितम, औ के बाद जब भी ए आता है तो औ को आओ हो जाता है। यहां पे है अयादि संधि, आपको एक बार तो संधि के नियम समझने ही पड़ेंगे, आपने हिंदी में भी संधि करी होगी, होता तो वैसे भी लगभग यहां भी वैसा ही है, लेकिन फिर भी आप संधि अच्छे से समझिए। 9 प्लस अधितम है, यहाँ पे 9 का जो औ है उसको हो जाएगा आओ, तो शब्द बन गया नाव। नाव में जो वह होगा वो आधा होगा, हलंत लगेगा उस पे, और उस आधे वह में अधितम का जो ए है वो मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी स्वर जो होता है ना शब्द के बीच में लिखा नहीं जाता, वो मात्रा के रूप में अगले शब्द में जुड़ जाता है, तो शब्द आपका बन गया नावधितम। अगला है भवती प्लस इति, आप देखिए यहाँ पे प्लस के पहले ई है, प्लस के बाद भी ई है, दोनों तरफ ई आया, यानी कि जब जैसे ऊपर आया था कि दोनों तरफ ए आया तो आपने उसको अ बनाया, दीर्घ बनाया, बड़े वाला बना दिया, तो यहां भी वैसे ही करना, दोनों तरफ ई है तो बड़ी ई बनाना है, तो हमने भवती पे बड़ी ई लगा दी और इति का जो ती था वो यूं का यूं जोड़ दिया। अगला प्रश्न है स्थूल पदान्य अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते, किस जो स्थूल पद है, यानी कि अंडरलाइन एक तरह से लगा लीजिए जिसके नीचे लाइन खींची हुई है, या जो गहरा काला अक्षर है उसको लेकर के आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो पहला है मध्यमानस्य दध्न है अणिमा ऊर्ध्वम समुदिशति, कि मथते हुए दही का जो सूक्ष्म भाग है वो ऊपर तैरता है। प्रश्न निर्माण करना है आपको मध्यमानस्य की जगह पे, तो मध्यमानस्य का प्रश्न निर्माण आप किम शब्द रूप का इस्तेमाल करेंगे। पहला एक होता है, सबसे जो रियल में नियम लगता है वो बताती हूं, कि जो मध्यमानस्य है वो षष्ठी का एक वचन है, बालक का शब्द रूप कम से कम याद होगा तो भी आपको आसानी हो जाएगी। मध्यमानस्य जो है वो षष्ठी का एक वचन है, तो आप किम शब्द रूप का षष्ठी का एक वचन बनाएंगे, वो होता है कस्य, तो मध्यमानस्य की जगह पे हो गया कस्य।
अब ये एक तो ये हो गया। और फिर अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप जो बहुत सारे प्रश्न निर्माण होते हैं ना, वो आसानी से वैसे भी हो जाते हैं। जैसे मध्य मानस्य के अंत में आधा से और यह लगा, जैसे ही इस वाला शब्द आए ना, इस स्ट्रक्चर वाला कि मध्य मानस्य वृक्षस्य नृपस्य बालकस्य रामस्य, आधा से और यह जिसके अंत में लगा उसके साथ सिर्फ कै लगाइए शुरू में और आधा से और यह लगा दीजिए, कस्य बन गया शब्द। तो इस तरह से प्रश्न निर्माण जो होता है वो बन जाता है। और लगभग पेपरों में ये आता ही है, जो षष्ठी विभक्ति का एक वचन होता है मध्य मानस्य वृक्षस्य नृपस्य नगरस्य, ये आता ही आधा से और यह वाला। तो आप इसको आसानी से 1 नंबर तो पक्का कर ही सकते हैं। अगला है जो ख है वो भवता घृतोत्पत्ति रहस्यम व्याख्यातम, कि आपने घी की उत्पत्ति का रहस्य बताया। आपको यहाँ पे प्रश्न निर्माण करना है भवता की जगह पे। भवता यानी कि आपने बताया, यानी कि आपके द्वारा बताया गया। आपके द्वारा बताया गया भवता में है तृतीय विभक्ति का एक वचन, भवान भवंतो भवंतः, भवंतम भवतो भवतः, भवता तृतीय का एक वचन है भवता। तो आपको यहाँ पे किम का भी तृतीय का एक वचन बनाना है। कह कौ के, कम कौ कान, केन तृतीय विभक्ति का एक वचन क्या है, केन। तो आप यहाँ पे भवता की जगह पे लगाएंगे केन। अगला है आरुणिम उपगम्य श्वेत केतु अभिवादयति, कि आरुणि के पास जाकर के श्वेत केतु नमस्कार करता है। तो आपको यहाँ पे श्वेत केतु की जगह पे प्रश्न निर्माण करना है। श्वेत केतु जो है वो एक नाम है, और जब भी नाम आए, नाम सीधा नाम आना चाहिए, नाम के साथ कोई विभक्ति नहीं लगी होनी चाहिए। तो सीधा नाम अगर आता है तो उसकी जगह पे आप हमेशा लगाएंगे कह। कह का अर्थ होता है कौन, यानी कि कौन नमस्कार करता है, और कौन की संस्कृत होती है कह। आगे है श्वेत केतु वाग विषये पृच्छति, श्वेत केतु जो है वो वाणी के बारे में पूछता है। हम कहेंगे किसके बारे में पूछता है, तो इसका होगा विषय, यूं का यूं, वाग के जगह पे आ जाएगा कस्य, कस्य विषय, किसके बारे में पूछता है। और अंतिम प्रश्न में आपको क्या करना है, पाठस्य सारांशम 5 वाक्य लिखता, पाठ का जो सारांश है उसको 5 वाक्यों में आपको लिखना है। यानी कि पाठ के में किस किस के बारे में बात हो रही है। तो हम देखेंगे पहली बात तो यही है कि पाठ में जो आरुणि है उससे श्वेत केतु प्रश्न पूछता है, पहली लाइन आप ये बना सकते हैं। फिर जो सारांश निकल के आ रहे थे कि मन कैसा है, प्राण कैसा है, वाक जो वाणी है वो कैसी है, ये जो है वो आप इन सब पे बना देंगे। तो पहला वाक्य हमने बनाया कि पाठेस्मिन्, इस पाठ में आरुणि ही श्वेत केतु हो प्रश्नानाम उत्तराणि ददाति, कि इस पाठ में आरुणि जो है वो श्वेत केतु के प्रश्नों का उत्तर देता है। अगला हमने बनाया मन है अन्नमयम भवति, मन जो होता है वो अन्नमय होता है। ये हमने पढ़ा था कि अन्न का सबसे सूक्ष्म भाग होता है, उससे मन बनता है, कि कहते हैं ना जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तीसरी लाइन हमने बनाई है कि प्राण अपोमय भवति, प्राण जो होता है वो पानी से युक्त होता है, यानी कि पानी का जो सबसे छोटा भाग होता है उससे बनता है प्राण। अगला हमने बनाया कि वाक तेजोमयी भवति, वाक जो होती है वो तेज से युक्त होती है। अंतिम हमने बनाया वही जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि मनुष्य जैसा अनाज खाता है उसका मन हृदय वैसा ही हो जाता है। तो इसका वाक्य हमने बनाया मानवः यादृशम अन्नादिकम गृह्णन्ति, कि मनुष्य जिस जैसे अन्न आदि को ग्रहण करते हैं, तेषां चेतांसी तादृशानि एव भवन्ति, उनके हृदय वैसे ही होते हैं। इस प्रकार हमने ये 9वीं कक्षा का जो 12वां पाठ है उसके प्रश्नोत्तर किए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो आप हमारे कमेंट